जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 8 अक्टूबर 2024 के विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 6 और 7 अक्टूबर के जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, दो ही क्वेश्चन थे, ये उसका आंसर थे ए और बी। और ये आपके आज के क्वेश्चन होंगे। दो प्रीलिम्स वाले, तीन प्रीलिम्स वाले हैं और एक मेंस का क्वेश्चन दिया है कि इंडिया मालदीव्स का रिलेशन के बारे में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी और चैट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपना आंसर भेजना चाहते हो तो चैट ग्रुप में भेज पाएंगे और कोई डाउट भी है तो वो भी आप उधर लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको देखेंगे। ये नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। अभी देखो, नोबेल प्राइज मिला वो सब ठीक बात है, हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि माइक्रो आरएनए क्या होता है, उसका बॉडी में काम क्या है, एसेट्रा। ओके, चलिए शुरू से समझते हैं। ठीक है, देखो हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे चलता है। तो सबसे पहले जो हमारे डीएनए होते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से बनता है प्रोटीन, डीआरपी। अब ये जो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अभी देखो, ये ऊपर वाले फोटो को ना थोड़ा सा इग्नोर करना, सिर्फ ये लिखा हुआ ही पकड़ो। ठीक है, जो पहला हुआ है वो है ट्रांसक्रिप्शन और जो दूसरा है उसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशन। पहले में डीएनए टू आरएनए और फिर आरएनए टू प्रोटीन, और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो, याद ना रहे पहले कौन सी आती है बाद में कौन सी आती है। तो देखो, सी पहले आता है ना, ट्रांस ट्रांस तो दोनों में है, तो सी पहले आता है तो वो पहले, और एल बाद में आता है तो वो बाद में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके, ये बेसिक इन्फो हो गई। अभी इसी के साथ कुछ कनेक्शन रखता है अपना माइक्रो आरएनए। अब ये जो देखो, इसमें बस कंफ्यूज आप क्या नहीं होगे, एमआरएनए में और माइक्रो आरएनए में कंफ्यूजन नहीं होना है हमें। एमआरएनए का मतलब क्या है, तो मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेज पहुंचाने का काम है। इन शॉर्ट ये क्या, आप इसको याद कैसे रखोगे भाई। तो देखो, डीएनए टू जो आरएनए हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है, और फिर आरएनए टू जो प्रोटीन हो रहा है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैसेज कौन देगा, किसी को तो मैसेज देना पड़ेगा ना कि भाई कैसे काम काज हमें करना है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है कि कौन पहले कौन बाद में आता है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको मैसेज में कोडेड कौन करेगा, तो ये मैसेंजर आरएनए करेगा। दैट्स इट, इसका नाम है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए, और जो माइक्रो आरएनए ना उसको हम बोलते हैं एमआईआरएनए। ओके, ठीक है, चलिए अब ये माइक्रो आरएनए का हम काम देख लेते हैं। देखो, हमें पता है कि हम भाई जो भी जीन्स होते हैं हमें मम्मी पापा से जीन्स मिलते हैं, ठीक है, और दोनों के जीन्स से बनता है उसका बच्चा है बच्ची। ओके, फाइन है। अब ये कौन से जीन्स को लेना और कौन से जीन्स को नहीं लेना, एसेट्रा, कि जो भी जीन्स को रेगुलेट करता है ना कि भाई कौन से जीन्स ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, या फिर ये छोड़िए, मम्मी पापा का एग्जांपल छोड़िए, सिर्फ इतना याद रखिए कि कौन से जीन्स को सेल कंट्रोल करता है ये, कि हमें कौन से जीन्स को लेना है या फिर कौन से जीन्स को नहीं लेना है। ठीक है, मतलब कौन सा जीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा जीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, और ये सारे के सारे सेल ग्रो होते रहते हैं। अब ये सेल ग्रो होंगे तो कैसे होंगे, तो उस सेल के अंदर होते हैं, जो भी सेल है उसके अंदर होंगे हमारे जीन्स। अभी इसी जीन्स में हो सकता है ना कि कोई जीन हमारे लिए अच्छा नहीं हो और कोई जीन हमारे लिए अच्छा हो, तो इसी को रेगुलेट करने का काम करता है माइक्रो आरएनए। इसीलिए देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि माइक्रो आरएनए इज रेगुलेटर। तो जो आरएनए से अपना प्रोटीन बनने वाला है, फिर जो भी जीन्स इन शॉर्ट हमारे बनने वाले हैं, उन सबको रेगुलेट कौन करता है कि कौन सा बनने देना और कौन सा नहीं बनने देना, इट इज डिसाइडेड बाय माइक्रो आरएनए। ये खुद रेगुलेटर है, ठीक है, तो जीन को रेगुलेट करने का काम माइक्रो आरएनए करता है। तो देखो, वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए दैट हेल्प्स टू सेल रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, की कौन से जीन को आगे जाने देना कौन से को नहीं जाने देना। ठीक है, कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन मतलब कैसे करेगा, अभी कर तो लिया बट कैसे करेगा, या तो जो भी वो एमआरएनए होगा ना, ये मैसेंजर आरएनए जो हमने देखा था, उसके साथ ये जुड़ जाएगा। देखो, इसके साथ जुड़ गया मतलब जो भी जीन था वो तो चेंज हो गया ना, समझ लीजिए ऐसा जीन था और इसके साथ ये माइक्रो आरएनए जुड़ गया। अब ये शेप चेंज हो गया तो खत्म, जीन का जो भी उसको बनना था वो नहीं बन पाएगा, खत्म हो गया। या फिर ये क्या करेगा,
डिग्रेड कर देगा mRNA को ऑल टुगेदर, मतलब कि इसको खा जाएगा, ये खत्म कर देगा, खत्म हो गई बात। तो दोनों तरीके से चेंज कर सकता है। अभी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल होते हैं ना, उन सब के अंदर ये चीज होती रहती है, ठीक है। माइक्रो आरएनए रेगुलेशन करता है, कोई भी यूनिवर्स में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, सब के अंदर ये होगा। ओके, अभी देखो ये मैं बोला ना बार बार कि सेल को रेगुलेट करता है कि कौन से जीन ट्रांसफर करना कौन से नहीं। इस टर्म को क्या बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन मतलब कि कौन से सेल को हमें कंट्रोल करना है, सॉरी मतलब कौन से सेल कंट्रोल होंगे कि भाई इतने सारे जो हमारे जीन्स हैं, लाखों में हमारे पास जीन्स है, उसमें से कौन से जीन को हमें आगे बढ़ना देना है, मतलब कौन से हमें अलाउ करना है, ठीक है। सो इट इज अलाउइंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। ये जो प्रोटीन बन रहा है उसमें ये अलाउ रेगुलेट कर रहा है ना कि भाई ये बनेगा या ये नहीं बनेगा। एग्जाम्पल से एकदम सिंपल समझ लेते हैं। समझ लीजिए आरएनए ने ये 3 जीन दिए थे हमें कि भाई इसको आगे लेके जाओ, तो ये एम माइक्रो आरएनए क्या करेगा कि भाई ये दोनों ठीक नहीं है, इसको हटा दे और इसको आगे बढ़ने दे। दैट्स इट, ये रेगुलेटर का काम करता है। तो इसमें बहुत सारे जो जीन हो उसमें से खुद चूज करता है रेगुलेटर और फिर आगे प्रोटीन बनने देता है। इट इज जीन रेगुलेशन। डेफिनेशन आप समझ गए हो, ठीक है। आउट ऑफ मेनी जीन्स इन इट्स जीनोम आर एक्सप्रेस्ड फॉर अलाउइंग प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। ओके, देखो काम क्या करेगा, रोल क्या क्या आएगा भाई इसका। तो भाई सेल्यूलर जो भी हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है, सेल का डेवलपमेंट, उसमें ही हमें काम आएगा। ओके, डिफरेंशिएट कर पाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन, यही तो हमने देखा, यही तो करता है रेगुलेशन का काम, ठीक है। फिर ये इम्यून रिस्पॉन्स में हमें काम आएगा। फिर ये ऑन्कोजेनेसिस भी हो सकता है। देखो ये बुरी बात बोल रहा है हल्का सा, कि इसका अगर डिसरेगुलेशन हो जाता है माइक्रो आरएनए का, एसोसिएटेड विद कैंसर डेवलपमेंट भी ये कर सकता है, ठीक है। अब ये ऑन्कोजेनेसिस क्या है, इन शॉर्ट कोई भी आपके बॉडी के अंदर कैंसर के सेल बनते हैं उसी को हम ऑन्कोजेनेसिस बोलते हैं। और कैंसर को जो ट्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं, तो ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इट इज टर्म रिलेटेड विद कैंसर। ओके, फिर डिजीज डायग्नोसिस भी कर सकता है, मतलब डिजीज को ट्रीट भी कर सकता है, जैसे कि कैंसर ट्रीट कर सकते हैं, पार्किंसन डिजीज भी कर सकता है। आप बोलोगे कैंसर होता भी और ट्रीट भी होता है, यस, मतलब अच्छे से काम कर लिया तो ट्रीट हो सकता है और बुरा तरीके से काम किया तो कैंसर हो भी सकता है। इवन समटाइम्स ट्यूमर भी हो सकता है, सॉरी ट्यूमर हो सकता है, क्या ट्यूमर को हम सप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। खराब तो कब होगा, जब वो ठीक से रेगुलेट, मतलब ठीक से जो काम करना होगा वो नहीं कर पाएगा, तब हो सकता है, बाकी कुछ खराब नहीं होने वाला है। ओके, ये आप ठीक से समझ गए, ठीक है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है और आपको अच्छे से आना जरूरी है। हो सकता है पूछा जाए, सिर्फ यही पूछा जाए कि भाई माइक्रो आरएनए क्या होता है, उसका काम क्या होता है, या फिर पूछा जाए कि जीन रेगुलेशन क्या होता है। उधर आप रेगुलेशन वर्ड समझोगे, पकड़ोगे तो यही समझोगे कि हाँ भाई इसको कुछ रेगुलेट करने के लायक है, कुछ सेल की या फिर कुछ एक्ट या पॉलिसी की बात चल रही है, बट यहाँ पे कुछ और ही टर्म है, ठीक है। कि बहुत सारे जीन्स में से ऐसे जीन को सिलेक्ट करना जिसको हमें आगे लेके जाने देना है और उसका प्रोटीन में, स्पेसिफिक प्रोटीन में प्रोडक्शन करना है, ठीक है। मतलब इट जस्ट लाइक चूजिंग, बहुत सारे हैं, इसमें से माइक्रो आरएनए चूज करेगा कि इतनों को मैं अलाउ करता हूँ प्रोटीन बनने के लिए, दैट्स इट। अभी आगे की न्यूज देखते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिसेस टू 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आल्सो। देखो बात क्या है इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ना प्रकाश सिंह 2006 के केस में कुछ गाइडलाइंस इशू की थी स्टेट्स के लिए। स्टेट्स के लिए कौन से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड। देखो क्या होता है, आपको पता है, ठीक है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनको ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्टी से कर रहे हैं और वो दूसरों के बीच में अगर आ रहे हैं तो ट्रांसफर कर देंगे। वैसे भी बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ भी होता है, इवन में एसपी डीसीपी कोई भी हो। तो इन्हीं सब को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी इन हिज प्रकाश सिंह केस। ओके, अभी वो क्या गाइडलाइंस थी उसके देख लेते हैं। और ये क्यों न्यूज में था, तो भाई बोल रहा है कि कोई भी स्टेट या इसका फॉलो कर ही नहीं रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, दैट्स इट। तो भाई सबसे इजी गाइडलाइंस के बारे में पहले देख ले, तो जो भी पुलिस ऑफिसर है जो कि ऑपरेशनल ड्यूटीज पे है, इन फील्ड लाइक आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या फिर डीजीपी, डीआईजीपी, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसको कम से कम 2 साल का तो फिक्स टेन्यूर मिलता ही है, मतलब तब तक आप इसको नहीं हटा पाओगे, ठीक है। ऐसा प्रिस्क्राइब किया है कायदे से, होता है नहीं होता है अलग बात है, बट ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। फिर भाई सेटअप करनी है आपको पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, जो कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन सब कुछ देखेगी बिलो रैंक ऑफ डीएसपी और इवन
जो रिकमेंडेशन कर पाएगी जो कि अबाव रैंक है डीएसपी के। ओके, रिकमेंडेशन। एंड फिर लास्ट आपको स्टेट सिक्योरिटी कमीशन भी बनाना है, एसएससी बनाना है। इसका मेन काम क्या होगा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उसको अगर आपको रिमूव करना है तो वो सिर्फ डीजीपी कर सकता है, और वो भी एसएससी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन अगर उनको बोलेगी, उनके साथ कंसल्ट करेगी तभी हो पाएगा, ऐसे ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वो भी कौन से रीजंस में, अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो या फिर क्रिमिनल कन्विक्शन, करप्शन, इनकेपेसिटाइजेशन, तभी हो सकता है, बाकी नहीं हो पाएगा। और मेन जिसके लिए ये न्यूज में था वो क्या बोला था कि भाई अगर आपको डीजीपी को अपॉइंट करना है, ये 2018 का जजमेंट था, उसमें बोला था डीजीपी को अपॉइंट करना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो आपको क्या करना है, सारे स्टेट्स ना यूपीएससी को, जो हमारी बॉडी है, उसको नाम भेजेंगी, और फिर यूपीएससी उन सब नाम में से 3 लोग सिलेक्ट करके दे देगा कि भाई ये 3 लोग, और फिर इस 3 में से कोई आप एक पसंद कर सकते हो कि हाँ भाई ये हमारे डीजीपी बनेंगे। ये प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये सारी गाइडलाइंस थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी, बट इसका ठीक से फॉलो अप हो नहीं रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सबको लताड़ा है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये काम कहाँ पे आएगा? देखो GS4 में ना, एथिक्स में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो आपकी ऑनेस्टी, इनकैपेसिटी और कैपेसिटी, करप्शन, इन सब के रिलेटेड डील करते होते हैं, तो उधर आप यूज कर सकते हैं दैट वी शुड फॉलो प्रकाश सिंह केस गाइडलाइंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, whether it says that we should establish or constitute SSC or police establishment board to curb the politicization of पुलिस सर्विस। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने आपको वर्ड ही बता दिया। ये एक पॉइंट होगा, पर ये बैक बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा। फिर उसके बाद अंदर ये लंबा चौड़ा लिखना हो तो लिख सकते हो, बट इतना आपको मौका मिलेगा नहीं, कायदे से इतना ही मौका मिलेगा जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। अभी ये बाजू में देख लेते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे नोट्स में डाला हुआ है, ये क्या करोगे, तो आप GS4 के, मैंने बोला है GS1 2 3 4 के आप 4 पेपर लोगे और 4 के नोट्स बनाओगे, डबल लोगे। ठीक है, 2 लेने हैं, और दूसरा भी 1 2 3 4। इसमें हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेम लिखेंगे कि कौन सी न्यूज, कौन सा टॉपिक न्यूज में था, और इसमें हम क्या लिखेंगे, एक्चुअली जो हमारे काम का होगा, एग्जाम के लिए पढ़ने लायक वो। तो वो जो एग्जाम के लिए पढ़ने लायक वाला है ना, उधर आप इसको लिख लेना, प्रकाश सिंह केस गाइडलाइंस, जिसमें हम पुलिस सर्विस को कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ ये वाला जजमेंट भी देख लेना कि 2018 की डायरेक्शंस जो दी है वो भी वो पर्टिकुलर डीजीपी के रिलेटेड। ठीक है, ये मेन कहाँ काम आएगा, करप्शन को और पॉलिटिसाइजेशन को कम करने के लिए। ओके, फिर दूसरी न्यूज है टीबी के रिलेटेड, वो देख लो। अभी देखो टीबी आपको पता है पहले बहुत होता था, बट अभी काफी कम हो गया है। और वो क्यों कम हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया, इसलिए कम हुआ है। ये सब जो न्यूज है वो हमारी इतनी काम की नहीं है, नीचे जो लिखा है वो काम का है, वही देख लेते हैं। सबसे पहले भाई टीबी, टीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो ट्यूबरक्लोसिस। किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, इसलिए बैक्टीरियल डिजीज है, कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और किसको अफेक्ट करता है, हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। ओके, ट्रांसफर कैसे होता है, एरोसोल से। अगर मुझे टीबी है, मेरे सामने कोई खड़ा है, अगर मैं कुछ खांस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटीज है कि हवा में जो एरोसोल्स होंगे उधर से ये सामने वाले पर्सन में भी टीबी चला जाएगा। क्या इसके लिए हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल है, डेफिनेटली है, बीसीजी वैक्सीन। सॉरी यार, आपने नाम तो सुना ही होगा, बीसीजी। बीसीजी मतलब बेसिल कैलेमेट यूरिन वैक्सीन। और कुछ कुछ भाई एंटीबायोटिक्स भी है, जैसे कि रिफेम्पसिन, स्ट्रेम्पोमाइसिन। ओके, अभी देखो ये क्या काम का है, देखो याद रहता है ना तो रख लीजिए, क्योंकि शायद ना यूपीएससी ने एक बार ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था कि भाई रिफेम्पसिन, प्राइजेमाइड, ये सब किससे रिलेटेड है, मतलब क्या है, सिर्फ आपको सिर्फ यही बताना था कि ये एंटीबायोटिक्स है, दैट्स इट। ठीक है, ये मतलब याद रह जाती है तो बढ़िया है, नहीं रहती है तो इट्स फाइन, क्योंकि इट इज हार्ड टू रिमेम्बर एंड इट इज वेरी हार्ड टू आस्क इन एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है भाई, सोशल स्टिग्मा, आप खुद सोचिए, अगर एरोसोल से होता है तो जिसको टीबी है उसके साथ कौन बात करेगा, कोई नहीं करेगा। फिर मॉर्बिलिटीज ज्यादा है कि भाई एक बार हो जाता है तो हो सकता है कि आप बाजू वाले को अफेक्ट करोगे ही करोगे, आप खुद भी उड़ोगे। ओके, फिर भाई हाई ड्रॉप आउट रेट, जिसको हो जाता है वो ड्रॉप आउट कर देता है जिधर भी वो काम कर रहा हो। फिर ड्रग रेजिस्टेंस भी है, टीबी में भी ड्रग रेजिस्टेंस होता है, एक लेवल के ऊपर चला जाता है ना तो कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, रेजिस्ट कर देगी दवाई। अभी ड्रग रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, एक भाई एएमआर होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फिर एमएलआर होता है, मल्टी ड्रग, सॉरी एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस,
फिर एक ऑल ड्रग रेजिस्टेंस भी ऐसा कुछ भी होता है, ऑल नहीं होता, नाम कुछ अलग है, पर उसमें कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, वो एनडी समझो बस आप। ठीक है चलिए। इनिशिएटिव क्या क्या है ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए? तो भाई एक तो निक्षय मित्र है। निक्षय, शय का मतलब क्या होता है? टीबी। इन हिंदी वी कॉल्ड शय टू टीबी। तो निक्षय पोर्टल मतलब टीबी को हटाना है। इसमें हम न्यूट्रिशनल, इन्वेस्टिगेशन, वोकेशनल सपोर्ट, हर तरह की जो भी ट्रीटमेंट आती है सब टीबी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। फिर भाई प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये ऊपर शायद लिखा होगा, हाँ ये रहा, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसमें भी सेम ही है, सारे के सारे जितने भी स्टेक होल्डर सबको जोड़ो और टीबी को हटाओ, दैट्स इट। इसको अपना दूसरा नाम भी दे सकते हो, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन। फिर मिशन इंद्रधनुष, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हर एक टाइप की वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। इंद्रधनुष के अंदर तकरीबन 12 टाइप की वैक्सीन है। डिप्थेरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, सी, नहीं हेपेटाइटिस बी ही, फिर रूमाटोइड, मतलब 12 टाइप के डिजीज हैं सबकी हमारे पास। जापानीज इन्फिलिटिस, उन सब की हम वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चों को नहीं वैक्सीन दिया जाती है छोटे होते हैं तब से, कि भाई ये 6 महीने में, ये 1 साल में, वही है ये मिशन इंद्रधनुष। फिर भाई एट लास्ट से पहले भाई ये देख लो कि इंद्रधनुष में बोला ना कि बहुत सारे टाइप की है, उसका मतलब क्या है कि कोई दूसरी भी बीमारी आएगी, आपको ना, आपका होमवर्क क्या है कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर जो जो बीमारियां है ना, वो आपको 2-3 बार देख लेनी है, लगातार 2-3 बार कि अच्छा अच्छा ये है, ओके। इससे फायदा क्या होगा कि उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसको लिख पाओगे, या फिर हेल्थ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लिख पाओगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन हेल्थ सेक्टर आप लिख पाओगे कि मिशन इंद्रधनुष है। चाइल्ड वेलफेयर के लिए लिख पाओगे कि भाई चाइल्ड की हेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये कर रहे हैं, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष काम आएगा आपको हर जगह पे, ठीक है। फिर आखिरी, रीजनल प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन रिसर्च फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ये इंडिया और यूएस का वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है, पर्टिकुलरली फॉर टीबी। ओके, हटाइए, पर्टिकुलर टीबी नहीं, दूसरे भी वैक्सीन डेवलप करते हैं, बट अभी इतना ये काम करता नहीं है क्योंकि बहुत पुराना हो गया, इसलिए इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, हटाइए। ऊपर का याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों था भाई? तो हमने जो भी स्कोप है ना इसका, उसको और एक्सपेंड किया है कि भाई निक्षर पोषण योजना है, उसमें जो भी पेशेंट है टीबी के, उसको 500 से 1000 रुपए हम देंगे ताकि वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। फिर हम उसके एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी देखेंगे एंड्स, कि उसका बॉडी टू मास इंडेक्स कम हो रहा है, ज्यादा है, उसको भी अंडर मेजर करना है। ओके, फिर जो भी प्रोवाइड पैसा दिया जा रहा है वो कौन से बेसिस पे दिया जाएगा, तो 60-40 सेट और सेंटर के बीच में फंडिंग प्रोवाइड होगी, ओके, डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट्स इट। इसमें हमें क्या न्यूज में मतलब हमारे नोट्स में डालना है, एक ये आपके नॉर्मल नोट्स में कि सारा का सारा आपको ये लिखना है, मतलब ये पॉइंट सारे के सारे लिखने हैं कि कौन कौन से टीबी के सामने हमारे पास अवेलेबल है। इंद्रधनुष तो सारे हेल्थ में जाएगा, और सिर्फ नाम, कि सिर्फ न्यूज में है जो, वो नाम सिर्फ लिखोगे टीबी का, कि भाई टीबी न्यूज में था, दैट्स इट, टीबी। ओके, 2 न्यूज बनानी है, मैंने बोल दिया है, एक में सिर्फ हम न्यूज लिखेंगे और दूसरे में न्यूज के पॉइंट्स लिखेंगे जो हमारे काम के होंगे। ये न्यूज के पॉइंट्स है इसलिए मैं नोट्स डाल रहा हूँ, और जो जो सिर्फ नाम काम का होगा ना, उधर में T+W डालूंगा कि सिर्फ टॉपिक ही लिखना है। ओके, आगे बढ़ता है। इंडिया, ये नहीं, देखो ये बकवास है थोड़ा सा, ये देख लेते हैं। इंडिया मालदीव्स होल्ड बायलैटरल टॉक्स। तो भाई रिसेंटली ना मालदीव्स के जो पीएम है मुइजू, वो न्यू दिल्ली आए थे और सबसे मिले हैं, दैट्स इट। वो तो उस समय न्यूज में है। बीच में तो भाई मोहम्मद मुइजू क्या कर रहे थे कि इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे, कि इंडिया इंडिया मालदीव्स से बाहर निकलो, हमें नहीं चाहिए इंडिया, हमारा तो फ्रेंड है भाई चाइना, इंडिया तो अच्छा नहीं है, इंडिया ने सबको वही बिगाड़ के रखा है, वो रीजनल लड़ाइयाँ करवाते रहता है, एसेट्रा एसेट्रा। बट अभी क्या हुआ, मालदीव्स के पैसे हो गए खत्म एकदम ही, और मालदीव्स आ गया है डेट के अंदर। चाइना ने इनको इतना पैसा दे दिया, डेट दे दिया, कि अभी इनको चुकाने के लायक कुछ बचा नहीं है। तो इंडिया के पास आ गया है कि यार वी आर ट्रू फ्रेंड्स। इवन पहले जो मोइजू थे वो बता रहे थे कि इंडिया इज अवर एनिमी एंड इंडिया आउट कैंपेन। अभी क्या बोल रहे हैं, इंडिया इज अवर ओनली ट्रू फ्रेंड इन इंडियन ओशन रीजन, मतलब इंडिया के अंदर, पूरे रीजन के अंदर सिर्फ आप ही हो जो हो हमारे लिए। अब देख सकते हैं कि भाई करना पड़ता है, जियोपॉलिटिक्स है। ओके, अभी भाई बातचीत क्या क्या हुई, सबसे पहले तो ये देख लें इंडिया मालदीव्स का रिलेशन क्या क्या है। तो मालदीव्स के जब कोविड-19 आया था, तो जब हमने चलाया था वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन मैत्री के अंदर हम क्या कर रहे थे कि जितनी भी कंट्रीज है, गरीब कंट्रीज, सबको फ्री में वैक्सीन बांटो,
क्योंकि वो खुद खरीद नहीं पाएगी। सो मालदीव्स वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया अंडर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। ठीक है। आगे, साथ ही साथ मालदीव्स का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? तो इंडिया है। और इवन जब मालदीव्स के अंदर पानी खत्म होने लगा था तो इंडिया ने पानी की एड की थी, उनको पानी पहुंचाया था बाय ड्यूरिंग ऑपरेशन नीर। साथ ही साथ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इंडिया ने ना जो मालदीव्स के अंदर कूप हो गया था, तो उधर मिलिट्री कूप था। मिलिट्री कूप मतलब जो भी उधर के नेता है उनको हटा के मिलिट्री अपने अंदर जो भी राज लेता है ले लेती है, वो मिलिट्री कूप। तो मिलिट्री कूप हुआ था, तभी हमने अपनी सेना भेजी थी ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू। तो वो भी हमारा बहुत अच्छा काम, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए मालदीव्स के अंदर हमने खुद ऑपरेशन किया था। फिर और इंडिया क्या करता रहता है, तो हमारा भी प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रेटर माले प्रोजेक्ट। जो माले है वो मालदीव्स की कैपिटल है, तो ग्रेटर माले प्रोजेक्ट, उधर हम रोड वोड सब कुछ खुद को बना के दे देंगे। ओके, दूसरा देखते हैं भाई। ये हो गया नॉर्मल चीज आपको, ठीक है, मालदीव्स के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्यों भाई मालदीव्स हमारे लिए जरूरी है? तो भाई इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका मालदीव्स वन ऑफ द मोस्ट कॉर्नरस्टोन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा जो सागर इनिशिएटिव है उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे आता है। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये मेन पे आता है। फिर जो हमारा इंडियन ओशन में लीडर बनने का सपना है उसमें भी मालदीव्स मेन आता है। अगर मालदीव ज्यादा चाइना के करीब जाएगा तो हमें ये दिक्कत होगी। समझ लीजिए कल अगर मालदीव्स बोल दे कि चाइना का हमारे यहाँ पे मिलिट्री बेस, तो सोचो चाइना ये इंडिया के घर तक पहुंच जाएगा इतना बाजू में। सो इट इज नॉट गुड टू इंक्रीज देयर टाइज। फिर दूसरा, स्ट्रेटेजिकली ये चॉक पॉइंट के एरियाज में है, जैसे कि जो भी वेस्टर्न ओशन, वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन के पार्ट है वहां पे ये मेन में आता है। देखो मैं मैप बना देता हूँ हल्का सा तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाए। एक सेकंड, ये देख ये एरिया है, ठीक है, अफ्रीका का, यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे, और ये एरिया आपका पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया का। ये अपना जो बीच में बच रहा है वो है अपना इंडियन ओशन रीजन, और यहाँ पे पड़ता है अपना मालदीव्स। ओके, तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उस एरियाज में मालदीव्स एकदम बाजू में पड़ता है। फिर जो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड होता रहता है गल्फ ऑफ एडन वाले एरियाज में, रेड सी वाले एरियाज में, वहां पे भी एकदम बीच में पड़ता है। तो मतलब जो भी मेन लोकेशंस है ना उसके एकदम बीचों बीच में पड़ता है। देखो यहाँ पे वही लिखा है कि स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ गल्फ ऑफ एडन, हॉर्मोज, ये सब के बीच में पड़ता है। ये सब आपको याद है, ठीक है ना, मैंने 10 बार क्लियर करवाया है तो आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो देख लीजिए। तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा चलो रहने ही दो, बट यहाँ पे ना एक हल्का सा बना लो ताकि आपको पता चल जाए। ये हल्का सा ना आगे आता है बस, दैट्स इट। ओके, दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है मैं खुद बता देता हूँ आपको। तो भाई चाइना को काउंटर करने के लिए मालदीव एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर है। फिर भाई इंडिया की चलती रहती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, सॉरी इंडिया का चाइना की चलती रहती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। उसमें मेन क्या है कि जो इंडियन ओशन के रीजन में जितने भी कंट्रीज आती है ना, सब में ऐसे एक स्ट्रिंग के जैसे इंडिया को काउंटर कर लेना। ओके, इंडिया का क्या इसका काउंटर है, मतलब चाइना, ये चाइना की पॉलिसी है, इंडिया का क्या काउंटर है? तो भाई हम इनके सामने बना रहे हैं नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी, कि जो जो इंपॉर्टेंट है उसके सामने हम नेकलेस ऑफ डायमंड के जैसे सारी कंट्रीज को कवर करेंगे। ये ना पॉलिसीज का ऐसे ही नाम रखा गया है कि सारी कंट्रीज को कैसे हमारा दोस्त बना लेना। तो चाइना बोलता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और हम बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड टू काउंटर चाइना। ओके, ठीक है, चलो आप समझ गए हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है। फिर भाई दूसरा इंपॉर्टेंस, हमारा जितना भी ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड के साथ वो सारा का सारा इसी रूट से जाता है, तो अगेन इंपॉर्टेंस है। फिर इंडिया की एकदम बॉर्डर के बाजू में लगता है, अगेन इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, इंडिया को अगर इंडियन ओशन रीजन में अपने आप को लीडर साबित करना है तो अगेन इंपॉर्टेंट है कि मालदीव जैसी कंट्रीज हमें साथ दें। ओके, मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए, बाकी आप खुद भी थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, सोचिए, नहीं पता चलता थोड़ा गूगल कीजिए, बट हाँ लिखिए खुद से, कॉपी पेस्ट मत करना, लिखेगा खुद से। सोच आप कहीं से कॉपी कर सकते हो कि हाँ भाई ये पॉइंट मैंने देखा और इससे थ्रू मैं ये सोच पे आया हूँ या आई हूँ, बट लिखना आपको खुद से, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। ओके, अभी रिसेंटली देख लेते हैं रिसेंटली क्या क्या आया है भाई। तो उन्होंने रूपे, और जो हमारा रूपे कार्ड है इंडिया का कार्ड है वो मालदीव के अंदर लॉन्च कर दिया है। फिर इंडियन फार्मासोपिया कमीशन जो है अपना, इंडियन फार्मासोपिया, उधर मालदीव गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि यस भाई हम उसको रिकॉग्नाइज करने की और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
इसके साथ साथ उन्होंने फॉलोड बाय इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र क्या है कि जो भी दवाइयाँ मिलती है ना, वो दवाइयाँ सस्ते भाव से मिलेगी। एग्जाम्पल ले लेता है कि समझ लीजिए कि पैरासीटामोल बहुत महंगी है, एग्जाम्पल 1 लाख 1,000 की मिलती है, ठीक है, एक गोली। अभी जन औषधि केंद्र क्या में करेगा, इसके जैसी फर्स्ट कॉपी बनाएगा, जो भी इसके अंदर कंटेंट है ना, वही का वही कंटेंट सेम डालेगा। अभी देखो पैरासीटामोल इज टेकिंग मोर मनी बिकॉज इट इज फेमस, उसकी ब्रांड वैल्यू है। अभी सेम कंटेंट हम यहाँ पे डालेंगे और हम उसका कुछ अलग नाम रख देंगे कि भाई पैरासिप ऐसा कुछ नाम रख दिया, तो ये हो जाएगी जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मतलब नॉर्मल मेडिसिन, काम सेम टू सेम है, कंटेंट सेम टू सेम है, बस ब्रांड नहीं है। तो इसी जेनेरिक मेडिसिन को बेचा जाता है जन औषधि केंद्र के अंदर। आप इवन चाहो तो आपके यहाँ पे भी जन औषधि केंद्र होगा, वहां से सस्ती दवाइयां ले सकते हैं। और एक्चुअली दवाई सेम टू सेम ही आएगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस जेनेरिक होगी, सस्ती होगी, ताकि लोगों को सस्ती मिल जाए। फिर, फिर भाई दूसरा, हम दोनों ने साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट 400 मिलियन का इन यूएसडी एंड 30 बिलियन का। ओके, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट वो देख लेते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि करेंसी है और वो स्वैप हो रही है, दैट्स इट, यही होगा काम। अभी देखो होगा क्या कि मालदीव्स और इंडिया प्री डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमें जब भी जरूरत पड़ेगी ना, तो हम करेंसी स्वैप करवाएंगे। मतलब कि एग्जांपल समझ लीजिए, माले की करेंसी मालदीव्स की करेंसी है, ठीक है, उसकी, और जो दिल्ली की करेंसी मतलब कि इंडिया की जो भी करेंसी है, अभी समझ लीजिए कि माले की करेंसी के भाव एकदम ही गिर जाते हैं, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि एग्जाम्पल में 100 रुपये $1 में मिलती थी, अभी एकदम ही कम हो गई है। अभी $1 में मिलने के लिए उसकी प्राइस हो गई है 10,000 रुपए। मतलब ये करेंसी इसकी गिर गई है, वैल्यू खत्म हो गई है, कि पहले जो 100 में मिलता था अभी वो 10,000 में मिलता है। तो माले क्या करेगा कि यार मेरी करेंसी के भाव तो गिर गए हैं, पर हमने डिसाइड किया था, इंडिया को बोलेगा कि तू मुझे हमेशा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हमारा साइन है कि मैं तुझे अगर पैसा देता हूँ तो तू मुझे उसके बदले दे देगा अपना आईएनआर। अभी आईएनआर की वैल्यू समझ लीजिए, मतलब इंडियन रुपीज की वैल्यू पहले 80 रुपए $1 का था, अभी वो $82 में हो गया है, ठीक है। मतलब इंडिया की करेंसी इतनी नहीं गिरी है, तो माले क्या कर सकता है कि उनके पैसे हमें दे सकता है और हमारे खुद ले के डॉलर यूज कर सकता है, दैट्स इट, ठीक है। इन शॉर्ट उनका पैसा हमें दे देना और हमारा पैसा ले लेना, स्वैप कर लेना कि ये ले मेरी करेंसी तू रख, तेरी करेंसी मैं रखता हूँ, दैट्स इट। ये क्यों करेंगे, तो वही कि करेंसी अगर फ्लक्चुएट हुई है, महंगी सस्ती हो गई है, तो दूसरे वाले की तो नहीं हुई होगी, यही उम्मीद में हम स्वैप कर लेते हैं, दैट्स इट। तो भाई ये अभी हमने स्वयं किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, अब मतलब समझ गए, ठीक है। फिर भाई करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है, अंडर विच टू कंट्रीज पार्ट एग्री टू एक्सचेंज टू करेंसी एट सेट रेट। मतलब सेट होता है, पहले ही बता दिया होता है कि देख मेरी करेंसी का तू इतना तो रुपया देगा ही देगा कम से कम, तो बोलेगा हाँ भाई दे देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड देन टू री एक्सचेंज दोज करेंसी एट एग्रीड अपॉन रेट ऑफ फिक्स डेट इन फ्यूचर। और फिर बता देंगे कि भाई इतनी तारीख को वापस जो भी लिया था ना वो अदला बदली कर लेंगे, दैट्स इट। अगर मैंने तेरे से 10 रुपए लिए थे और मेरे 100 रुपए दिए थे, तो जब मेरे पास जब आएंगे तब वापस हम एक्सचेंज कर लेंगे, दैट्स इट। इट इज काइंड ऑफ उधार, बट करेंसी में जब आए तब वापस जैसा था वैसा कर लेना, दैट्स इट। इंडिया का किस किस के साथ साइन है, तो श्रीलंका, जापान, मालदीव जैसी कंट्रीज के साथ साइन है। अभी की मीटिंग में हमने क्या क्या बात की, तो रुपए की, फार्मासोपिया की, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की, साथ ही साथ जो ग्रेटर माले प्रोजेक्ट चल रहा है उसको भी और बढ़ाना है। फिर बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डिस्कशन शुरू हो गए हैं, ओके फाइन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ भाई, मालदीव के साथ हमारे चैलेंजेस क्या क्या है, तो सबसे पहला तो चैलेंज है चाइना। चाइना खुद चाहता है कि हम इसके अंदर घुस जाए। दूसरा कि मालदीव्स और दूसरी जो भी छोटी छोटी कंट्री वो ऐसा समझती है कि इंडिया इंडियन ओशन में बाप बनना चाहता है, बिग बॉस के जैसे बिग ब्रदर बनना चाहता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बट वो तो परस्यू करते हैं, तो ये दूसरा चैलेंज है। फिर इवन जो मालदीव की पॉपुलेशन है वो भी हमारे अगेंस्ट है, वो खुद बोलती है कि भाई इंडिया को बाहर निकालिए। उनके जो प्रेसिडेंट है वो भी इधर उधर चाहते रहते हैं, आया राम गया राम, जैसे कौन सी पार्टी में जाएंगे क्या ही पता। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस है, ठीक है, वो सब आपको ध्यान रखना है और खुद भी थोड़ा सा सोचना है। ओके, मेन इसमें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट था, इकोनॉमिक्स की टर्म है जो कि आपको काम आएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है इंडिया यूएई का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुआ है। इन शॉर्ट क्या है कि एक दूसरे कंट्री में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वैसी कुछ ट्रीटी है, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी नाम में ही पता चल रहा है, ठीक है। बायलैटरल मतलब दो देश के बीच में, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मतलब इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। देखो क्या होती है डेफिनेशन
इट इज रेसिप्रोकल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर्स टेरिटरी। मतलब कोई एक बंदा हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके इन्वेस्टमेंट को संभालना है, ऐसा ना हो कि उसका इन्वेस्टमेंट उड़ जाए। ओके, क्या क्या भाई इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है? तो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, कि अगर इन्वेस्टर ने कोई पैसा डाला हुआ है तो उसका जो भी मतलब सेटलमेंट है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू होगा, मतलब दोनों पार्टी समझौता कर लेगी, ठीक है, कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई मत कर देना। फिर भाई क्लोज असेस बेस्ड डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट, फिर ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, तो कोई जस्टिस डिजाइन होगा, फिर प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर कंपनसेशन लॉसेस। ओके ओके, नॉर्मल सब बात है, ठीक है, याद रखने का ऐसा कुछ खास जरूरत नहीं है, आपको वैसे भी पता चलता है। ये एक टर्म याद रख लीजिए, एक्सप्रोप्रिएशन क्या होता है? तो जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि भाई समझ ये एरिया है और ये एरिया हमारे लिए जरूरत है, इवन इट इज ओन बाय एबीसी कंपनी, गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमारे लिए जरूरी है, तो वो एरिया अपने लिए ले लेंगे और पब्लिक यूज में डाल देंगे कि भाई इधर तो रेलवे स्टेशन बनेगा। इन शॉर्ट प्राइवेट एरियाज को जब्त कर लेना मतलब एक्सप्रोप्रिएशन। और ये क्या बताता है इन्वेस्टमेंट में? ये प्रोटेक्ट करता है कि एक्सप्रोप्रिएशन आपका नहीं होगा इन्वेस्टमेंट का। समझ लीजिए कि यूएई के किसी बंदे ने यहाँ पे किसी एरिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, फिर गवर्नमेंट आती है और उस एरिया को ले लेती है, ये तो एरिया हमें लिए जरूरत है। तो ऐसा नहीं चलेगा ना कि रेट तो इन्वेस्टमेंट इतना सारा किया और आप वो एरिया ले जाओ, तो उससे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। ओके, फिर सिग्निफिकेंस क्या है इसका भाई? तो इंडिया ऑलरेडी 7th लार्जेस्ट एफडीआई यूएई से आती है, तो इसमें फायदा होगा। साथ ही साथ ये जो अश्योर करेगा मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन्वेस्टर्स के साथ नहीं होगा वो सब। ओके, यूए के बारे में देख लेते हैं नॉर्मल। तो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है आफ्टर यूएस एंड चाइना। और डिफेंस में डिजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज हम इनके साथ करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट सप्लायर है हमारा क्रूड ऑयल का, एलएनजी का, एलपीजी का, एसेट्रा, ठीक है। और इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एलएनजी, ये आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए इतना ही था, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ने नॉर्मल सब है, वो आपको पता चल गया, ठीक है। ओके, आरएनए वाला हो गया। और हाँ, ये देखो आरएनए में ना मेन न्यूज क्या थी, तो माइक्रो आरएनए की जो डिस्कवरी की है वो किसने की है? तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूवकुन ने, इसीलिए न्यूज में था। इनको ना नोबेल प्राइज मिला इनके लिए। ओके चलो, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हाँ यही न्यूज बड़ी बाकी है, राइट। इन शॉर्ट ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्क्लेव सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, डेफ कनेक्ट 4.0। इसके अंदर ये क्या काम करते हैं कि जो भी इनोवेशन लाता है ना, वेदर कोई एमएसएमई लेके आ रहा है, वेदर कोई ऐसे ही इंडिविजुअल लेके आ रहा है, तो उसको सपोर्ट करेंगे, और जो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम पैसा देंगे, दैट्स इट। अभी ये इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली डिफेंस के रिलेटेड होना जरूरी है, ठीक है। तो देख लीजिए, दो चीजें हैं इसके अंदर, इनिशिएटिव के अंदर। एक तो अदिति 2.0, मतलब कि आइसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। आईडेक्स मतलब इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये हम बहुत बार पढ़े हैं। तो फीचर्स क्या क्या है? तो भाई 19 चैलेंजेस है आर्म फोर्सेस के पास, उसके लिए कोई आप इनोवेशन लेके आते हो जैसे कि एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, तो आपका हम ग्रांट करेंगे 25 करोड़ तक के पैसे, ठीक है, ग्रेट, विनर अगर होगा तो। और उसमें भी फोकस क्या है? 30 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी उसका फोकस है। ओके, मेन क्या है? तो इनोवेशन लेके आओ, पैसा लेके जाओ, दैट्स इट। दूसरा डिस्क 12, इसमें भी क्या है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस है, सेम टू सेम 41 की चैलेंजेस हैं, जैसे कि यूएवी, एआई, नेटवर्क कम्युनिकेशन, उसके लिए कुछ इनोवेशन लेके आओ और 1.5 करोड़ लेके जाओ, उसमें सिलेक्ट किया जाएगा बहुत सारे इनोवेशंस को और सबको 1.5 करोड़ जितना पैसा मिल सकता है। ये किसके साथ मिलके बना है? तो अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलके बना है। इसमें हम स्टार्टअप, एमएसएमई, इनोवेटर्स, डेवलप प्रोटोटाइप्स, उन सबको बोलते हैं कि प्रोटोटाइप डेवलप करो और फिर कॉमर्शियलाइज करो अपने प्रोडक्ट को। ओके, साथ ही एक और चीज इंट्रोड्यूस की है मीरा, कि जो डिफेंस सेक्टर में रहे हुए लोगों को हेल्थ में इनोवेशन की जरूरत है, तो उसकी मेडिसिनल टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसको आप बनाओ, दैट्स इट। इन शॉर्ट, आप इसको यूज कहाँ करोगे? तो भाई डिफेंस सेक्टर के अंदर स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने आईडेक्स बनाया हुआ है, जिसका मेन फोकस क्या है? इनोवेशन को प्रमोट करना इन डिफेंस सेक्टर, दैट्स इट। इतना ही यूज है, बाकी ये सब तो ठीक है। ओके, आईडेक्स के बारे में देख लेते हैं। आईडेक्स की हमने बात की, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम करती है। ओके, बाकी ये सब काम करनी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आईडेक्स ने अपना कितने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं? तो अराउंड 26 प्रोडक्ट डेवलप कर लिए हैं। ओके, अदर इनिशिएटिव क्या क्या है डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए? तो हम डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 लेके आए हैं। फिर स्टीग, सिग्नल टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप है हमारे पास,
और इंडियन नेवल इंडिजीनियस प्लान भी है, बहुत सारा है, ये सब तो पपलू पपलू लिखे हुए हैं, बट ठीक है, इतना ही था, कुछ बड़ी न्यूज में और खास नहीं है। बाकी हाँ, आज बड़ी न्यूज सारी इंपॉर्टेंट थी, ऑलमोस्ट सारी, ये सुप्रीम कोर्ट, फिर ये टीबी वाला देख लीजिए, फिर ये एनआरएनए, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये बीआईटी टेक्नोलॉजी, सॉरी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, एंड एट लास्ट मालदीव। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो जो कम काम का होता है ना उसको मैं थोड़ा सा पेस में बता देता हूँ, जो ज्यादा होता है उसको मैं स्लोली बताता हूँ, ठीक है चलो। अभी शॉर्ट न्यूज इन शॉर्ट्स। तो वही रिसेंटली हमने पढ़ा था, यूके ने अपनी जगह दे दी, जो ये डिएगो गार्सिया थी, मतलब कि अपना शागोस आर्किपेलागो, वो मॉरिशस को दे दिया कि हाँ भाई ये आपका है, आप रखिए, ठीक है। तो दूसरे भी जो ऐसे जगह है ना, जैसे कि फाकलैंड आइलैंड्स, फिर जबलाटर, उसकी भी बातें चलने लगी। तो यूके ने साफ बोल दिया कि भाई फाकलैंड आइलैंड और जो जबलाटर है ना, वो मेरा खुद का है, और दूसरी बार उसको लेने की बात मत करना, वो कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, उसमें कुछ नेगोशिएट भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए न्यूज में था। अभी सबको लगा कि भाई शागोस दे दिया है तो ये भी दे देंगे, बट डेफिनेटली नॉट। यूके ने सिर्फ साफ साफ बोल दिया कि नहीं भाई वो कुछ नहीं मिल सकता है। दोनों की लोकेशन हमारे लिए काम की है, वो दो देख लेते हैं। देखो अगर ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका है, ठीक है, और ये हमारा है अफ्रीका, इधर देख लेना। अरे यार, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, एक सेकंड सिर्फ, ठीक है। ये अफ्रीका में बना देता हूँ, और ये अपना हो जाएगा यूरोप, ठीक है, इतना ही बनाता हूँ, और जरूरत नहीं बनाने की। तो देखो यहाँ पे ना, इस एरिया में यहाँ पे पड़ता है फाकलैंड आइलैंड, और ये है जिब्राल्टर, ठीक है, बता देता हूँ, ये एफ, ये जी, ओके। अभी फाकलैंड आइलैंड क्या है, तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना बोलता है ये हमारा है, ब्रिटिश बोलता है ये हमारा है। फाकलैंड आइलैंड को दूसरा इसलास मालविनास भी बोलते हैं, और फाकलैंड करंट भी है इस एरिया में, ठीक है, ओशन करंट। और जबराटल की बात करें तो भाई ये देखो कहाँ पे पड़ रहा है, तो अफ्रीकन पेनिन अफ्रीका को और यूरोप को ये अलग करा है, तो ठीक है, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ना मेडिटेरियन ओशन है, और ये वाला है जो अटलांटिक ओशन है, तो मेडिटेरियन ओशन और अटलांटिक ओशन को ये कनेक्ट भी करता है। ये जबराटर के दो काम है, ठीक है। तो देख लो आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट है, और यूके के पास कब आया था, तो ट्रीटी ऑफ यूटेरेज के थ्रू ब्रिटिश के पास ही आ गया था, स्पेन से इन्होंने ले लिया था। ओके, ये क्या काम करता है, तो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन ओशन को जोड़ता है, साथ ही साथ यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। ओके, यही हमने देख लिया मैप्स के थ्रू। ओके, तो भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दूसरी न्यूज है, इसका मेन काम क्या है, तो विदेश के अंदर से हमें ट्रेड लेके आना है, दैट्स इट, यही काम है, ठीक है। तो प्रीमियम बिजनेस इंस्टीट्यूशन फोकसिंग ऑन फॉरेन ट्रेड, दैट्स इट, ये क्या काम करती है, तो सेंटर ऑफ एक्सलेंस के जैसे ये बिजनेस रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है। 1963 में इसको बनाया गया था, ये ऑटोनोमस बॉडी है और वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी मिला है 2002 में, मतलब यूनिवर्सिटी के जैसी है ये, नॉट यूनिवर्सिटी। And at last, National Assessment and Accreditation Council has recognized Indian Institute of Foreign Trade as a Grade A institute, मतलब बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है। न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली इन्होंने भाई एक ऑर्गेनाइज किया था कैंपस इंडियन पवेलियन एट एक्सपो सिटी इन दुबई, दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं। ये इतना काम का नहीं था, इसलिए भगा दिया, बस ये बॉडी काम की है, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और इनका मेन काम है इंटरनेशनल ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड का, दैट्स इट। ओके, फिर है भाई रेड पांडा। तो भाई एक स्पर्धा चलती है हमारी कि कंजर्वेशन अवार्ड के रिलेटेड, कि किसने ज्यादा अच्छे तरीके से कंजर्व किया है स्पीशीज को, वाजा चलाता है उसको, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। तो जो भी जू या एक्वेरियम ने बहुत अच्छा काम किया होता है ना, उसको अवार्ड मिलता है। तो भाई रेड पांडा के लिए हमारे एक जू को अवार्ड मिला है, पद्मजा नायडू हिमालयन जू, ओके, उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। रेड पांडा के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई सिक्किम का ये स्टेट एनिमल है, साथ ही साथ ये मैमल्स होते हैं, और ये आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल मतलब क्या होता है, कि जो भी पेड़ के साथ लिपटा छुटता, मतलब पेड़ के आजू बाजू घूमता रहता है ना, वो आर्बोरियल है, ठीक है। ये देखो इधर भी पेड़ पे ही है ये, ओके। और ये भाई इंडिकेटर स्पीशी होती है। इंडिकेटर स्पीशी मतलब कि अगर ये यहाँ पे मौजूद है ना, तो उधर की इकोसिस्टम अच्छी है, दैट्स इट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, देखो सिक्किम का ये स्टेट एनिमल है, तो सिक्किम में तो होगा ही होगा, तो उसके आजू बाजू के एरियाज देख लीजिए, तो वेस्ट बंगाल, म्यांमार, सॉरी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, सब में, ओके। और ये भाई बहुत अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं, इसलिए आपको ये पेड़ पे दिख रहा है, ठीक है।
और ये नॉर्मली सॉलिटरी होते हैं, मतलब अकेले रहते हैं, बट हाँ कभी कभी आपको पैर में भी दिख सकते हैं। ओके, इन ब्रीडिंग सीजन्स। और ये याद रखने वाली बात, ये होते हैं क्रेपुस्क्यूलर, मतलब कि जो ट्विलाइट वाला टाइम होता है ना, कि जब सन बस सेट हुआ है, सन सेट हो गया है बट हल्का हल्का हमें उजाला दिख रहा है, या फिर सन जस्ट आने वाला है, मतलब सनराइज होने वाला है, उससे पहले से हल्का हल्का जो उजाला दिखता है वो होता है ट्विलाइट। ठीक है, मतलब एकदम अंधेरा नहीं हुआ है बट एकदम उजाला भी नहीं है, बीच वाला मध्याह्न टाइम आप समझ लीजिए, उसको ट्विलाइट बोलते हैं। और उस एरिया, उस टाइम के दौरान ये ज्यादा मोस्ट एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव, उसी को हम बोलते हैं क्रेपेस्क्यूलर। ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई नॉक्टर्नल के ऊपर, अभी देखो नॉक्टर्नल के ऊपर पूछा है तो वो भी बता देता हूँ क्या होता है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब जो रात के टाइम पे घूमे, फिर डायर्नल मतलब जो दिन के एरियाज में घूमेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। जो कैपेस्कुलर मतलब जो शाम के एरियाज में घूमेंगे, दैट्स इट। अभी IUCN में स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 पे है। ये मैं आपको चारों बताए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अभी मुझे ये अब बताइए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में होने का मतलब क्या है, वो बता दीजिए। मैंने हर बार ऑलमोस्ट बताता हूँ, इस बार आप मुझे बताइए कि शेड्यूल 4 में होने का मतलब क्या है इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये देख लीजिए, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, और इसको आप डालोगे अपने नोट्स में, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में, जो आप सब कुछ लिखते हो, ठीक है, उस वाले नोट्स में, और ये जाएगा आपके GS 3 में, इवन GS 1 में भी जा सकता है, जियोग्राफी वाले सेक्शन में। ओके भाई, WMO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, और इसकी जो फाइंडिंग्स है ना, उसको आपको यूज करना है अपने आंसर्स में। जैसे कि इस रिपोर्ट ने बोला है, ये रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स, कि 2023 हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ है। ओके, फिर दूसरे देखो, आप इसको जो भी क्लाइमेट के रिलेटेड बात होगी उधर यूज कर पाओगे, गर्मी के रिलेटेड बात होगी यूज कर पाओगे। फिर सॉइल मॉइस्चर बिलो और बिलो नॉर्मल रहा है, जिसको भी यूज कर पाओगे। फिर 2023 ड्राइएस्ट रहा है रिवर्स के लिए इन 33 ईयर्स। ओके, फिर लेक कोआरी, इसको छोड़, हाँ, लेक कोआरी अमेज़न के अंदर जो बहती है, वो भी एक्सट्रीम वाटर टेम्परेचर का सामना कर रही है, और ये अगेन फेस्ड बिलो नॉर्मल वाटर लेवल, मतलब अगर इतना रहती है तो अभी बिलो नॉर्मल से नीचे रह रही है, मतलब उसका जो वाटर लेवल होता है। और ग्लेशियर्स भी लार्जेस्ट मास लॉस एवर रजिस्टर्ड इन लास्ट 5 डिकेड्स, मतलब पिछले 5 डिकेड्स में सबसे ज्यादा ये लॉस किए हैं। तो ये सारे पॉइंट आप कहीं ना कहीं यूज कर ही सकते हो, चाहे आपको रिवर के रिलेटेड आए, ग्लेशियर के रिलेटेड आए, क्लाइमेट के रिलेटेड आए, कहीं भी आए, आप सबको यूज कर सकते हो। ठीक है, इवन एग्रीकल्चर के विषय में आए ना तो भी यूज कर पाओगी, वही सॉइल मॉइस्चर कम हो रहा है एज पर WMO रिपोर्ट्स, करो यूज। या फिर हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड हो रहा है जिससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है। और अगर एक ये रिपोर्ट हो, मतलब लिख देते हो ना, तो आपका आंसर एक एज मिल जाती है उसको औरों के मुकाबले। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भाई हालारी डोंकी, हालार गुजरात रीजन में, गुजरात का एक रीजन है, ठीक है, और ये जो हालारी डोंकी है वो इम्पोर्टेंट लाइव स्टॉक है इन जामनगर एंड द्वारका डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। ओके, देखो बता देता हूँ, अगर ये गुजरात है ना, ऐसा कुछ गुजरात है, इस एरियाज में बात हो रही है, ठीक है, इस एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक मेजर लाइव स्टॉक है। ओके, अभी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक टिपिकली लार्ज होते हैं, मोर रेजिलिएंट होते हैं डोंकी की ब्रीड में भी, और प्रीडोमिनेटली व्हाइट होते हैं, इधर भी व्हाइट फोटो ही है। इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, तो जो इनके दूध से जो मिल्क पाउडर बनता है ना, वो मार्केट में 7,000 पर किलो बिक सकता है। ओके, फिर कंजर्वेशन एफर्ट, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो सहजीवन ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, गुजरात गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है कि इनको और बचाया जाए। क्यों बचाना जरूरी है, क्योंकि ये 500 से भी कम हमारे पास बचे हैं, दैट्स इट। और न्यूज में क्यों था कि भाई हमें पाया गया कि एक तो ये कम बचे हैं और इसका इतना महंगा मिल्क पाउडर बिक सकता है, एंड एट लास्ट कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और ह्यूमन के साथ इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा होता है, और स्पेशली ये काम तो आते ही हैं, वो तो है ही। ओके, चलिए, हालारी डोंकी याद रखना, एरिया कौन सा है हालार, और मेन इसका काम क्या है। ओके, फिर ये देख लीजिए, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, इन शॉर्ट ये क्या बोल रहा है, ICMR की ना रिपोर्ट आई थी थोड़े, ये रहा, ICMR की रिपोर्ट आई थी थोड़े दिनों पहले, और उन्होंने क्या बोला कि इंडिया में ना डायबिटीज रैपिड पेस से बढ़ रहा है। अभी 1 to 10, मतलब हर 10 के अंदर से एक में डायबिटीज हमें देखने को मिल रहा है, और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, मीठा खाने से नहीं, मतलब मीठे से तो बढ़ता ही बनता है, बट उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है हमारा
जो हम मीठी तला हुआ खा रहे हैं, ठीक है, फ्राइंग रोस्टिंग से बनी हुई जो भी चीज खा रहे हैं, और उसमें भी स्पेशली अगर हमने शुगर डाला हुआ है, उससे बढ़ रहा है। ओके, इसका क्योर हमने क्या बोला है, मतलब आईसीएमआर ने, कि आप बॉईल की हुई चीजें खाइए और स्पेशली होल ग्रेन्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो। सिर्फ रोकना ही नहीं है, रिवर्स भी कर सकते हो। और इसमें मेन आपको काम क्या है कि जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो आपका ठीक से चलेगा, और इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर आप में अंदर है तो वो ठीक हो जाएगी। दैट्स इट, ठीक है। इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब हाउ सेल रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन फॉर ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड। दैट्स इट। अभी जो डायबिटीज होता है ना, उनको वही इंसुलिन की ही दिक्कत होती है, या तो इनकी पैंक्रियाज जो होती है वो बंद हो जाती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं करती है, या फिर कम प्रोडक्शन करती है। एकदम बंद हो जाती है ना, उसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, और जो कम करती है उसको हम टाइप 2 बोलते हैं। अगर देखो तो एकदम बंद कर देगी तो टाइप 1 है ना, इसलिए टाइप 1 डेंजर है, क्योंकि वो ट्रीट होने में दिक्कत है, वो तो एकदम ही पेनक्रिया काम करना ही खत्म करती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर है भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कुछ भी नहीं है, बकवास है। इन शॉर्ट क्या है, एयर क्वालिटी मैनेज की थी इन्होंने इंडो गंगेटिक प्लेन के रीजन के अंदर, जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा। ओके, और इन्होंने क्या पाया कि भाई ये जो एरिया है वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ही खराब है। दैट्स इट, ठीक है। बिलो बेस लाइन चल रही है, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी खराब चल रही है। दैट्स इट, हटाइए। काम आपको इतना आएगा नहीं, इवन आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन सी कमेटी थी, बट हाँ, आप ये यूज कर सकते हो कि एज पर यूनियन गवर्नमेंट रिपोर्ट, इंडो गंगेटिक प्लेन रीजन इज फेसिंग सीवर एयर क्वालिटी पॉल्यूशन, या फिर एयर पॉल्यूशन बिलो बेस लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। और एट लास्ट, कोडेक्स कमिटी ऑन न्यूट्रिशनल फूड्स एंड स्पेशल डाइटरी यूजेस। देखो, कोडेक्स कमेटी पहले तो एक होती है, कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन है। इसका मेन काम क्या है भाई, जो फाओ या फिर डब्ल्यूएचओ का जो भी स्टैंडर्ड्स है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करना। दैट्स इट। अब ये जो कमीशन है उसका क्या इंडिया पार्ट है? डेफिनेटली पार्ट है। हमारे यहाँ पे भी इनकी जो कमेटी है उनकी हमने सब कमेटी बनाई हुई है जो कि यही काम करती है। और वैसे ही इसकी ब्रांच है, वन ऑफ द सब ब्रांच है ये स्पेशल डाइटरी यूजेस की, कौन सा आपको कैसे यूज करना चाहिए। दैट्स इट। और इन्होंने क्या बात की है भाई, तो जो भी न्यूट्रिशन के रिलेटेड दिक्कत है उसको हमें कैसे ट्रीट करना है और क्या क्या दिक्कत है उसकी बात की है। दैट्स इट। याद आपको क्या रखना है, तो कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन, और इंडिया उसका मेंबर है। उसका काम क्या होता है, तो फाओ और डब्ल्यूएचओ जो भी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं उसको फॉलो करना। दैट्स इट। अभी भाई लास्ट न्यूज है हमारी, कजाकिस्तान। तो देखो, सेंट्रल एशिया की ये 5 कंट्रीज है, ठीक है, और ये पांचों में से सबसे ऊपर आती है कजाकिस्तान, ठीक है। अब ये ऐसी वैसी कंट्री नहीं है, जितना भी यूरेनियम प्रोड्यूस होता है ना, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फिर लार्ज स्टेपी टाइप रीजन होते हैं, जो भी मतलब छोटे मोटे घास उगे हुए हैं, उसमें से वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्राई स्टेपी रीजन है, जिसको कजाक स्टेपी बोलते हैं। फिर यहाँ पे यूराल और एतरिश रिवर्स है। माउंटेन रेंज बोले तो तियान शान और अल्ताई माउंटेन रेंज है। ओके, वाटर बॉडीज तो अरल सी और कास्पियन सी के साथ ये बॉर्डर बनाता है, ठीक है। और ये लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब इसकी बॉर्डर के पास कोई भी सी की एसेस नहीं है, ये मतलब सागर से कनेक्शन नहीं बनाता है। दैट्स इट, ठीक है, उसी को हम लैंडलॉक बोलते हैं। ओके, अभी ना ये सेंट्रल एशिया को मैं आपको याद करवा देता हूँ पूरा का पूरा। ये कास्पियन सी और अरल सी को आपको पता ही है, ठीक है ना। ये रहा ये कास्पियन सी, और ये है अरल सी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में होता है ये कास्पियन सी। ये सब आपको पता है, मैंने हमने नोट्स में बात की हुई है पहले ही। ओके, अभी इस रीजन को हम याद कर लेते हैं। देखो एकदम ईजी है। देखो क्या है, पहले के, फिर यू, और फिर उसके हल्का सा बाजू में टी, और फिर यहाँ पे आएंगे लेफ्ट हैंड बाजू, तो अगेन अभी उल्टा, के यू टी लिखा था ना, अभी टी यू, यू बीच में और के। दैट्स इट, हो गया। ऊपर का के मतलब कजाकिस्तान, बाजू वाला के मतलब किर्गिस्तान, लेफ्ट साइड बाजू जो टी है उसका मतलब तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि तुर्की यहाँ पे ही आता है लेफ्ट में, और जो नीचे वाला है वो तजिकिस्तान। याद कैसे रख पाएंगे हम, तो भाई काकी तूता, तो देखो का है, की है, तो काकी तू ता, इजीली याद रहेगा। ए से शुरू होता है, ऊपर भी ए और नीचे भी है, तो आपको याद रह जाएगा ना कि ऊपर कजाकिस्तान है और नीचे भी ए आता है, तो नीचे तजिकिस्तान है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड बाजू तर्की है, तो तर्की, तुर्कमेनिस्तान, और इधर बाजू किर्गिस्तान। और देखो ये जो मैंने लिखा है ना, उसी तरीके से लिखिए तो आपको सारी की बॉर्डर्स पता चल जाएगी। जैसे कि कजाकिस्तान की बॉर्डर किसके साथ बनती है, तो जो भी इसके नीचे है, यहाँ पे देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान तीनों के साथ बनती है, ठीक है। तो कजाकिस्तान की बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान से बनेगी,
उज्बेकिस्तान से बनेगी और किर्गिस्तान से बनेगी। ठीक है, दो तीनों के साथ कनेक्शन बनाएगा। फिर नीचे जाते हैं तो ये यू और के के बीच में टी को जोड़ दीजिए। अभी खुद बताइए मुझे, ये टी की बॉर्डर मतलब ये तजिकिस्तान की बॉर्डर किस किस के साथ बन सकती है? सिर्फ दो के साथ, एक उज्बेकिस्तान और एक किर्गिस्तान, दैट्स इट। और हाँ, नीचे तो बनेगी वो अलग बात है, ठीक है, नीचे अफगानिस्तान से ये कनेक्ट होता है, ओके। अभी ये खुद बताइए कि तुर्कमेनिस्तान की किसके साथ बनेगी? दो ही इसके बाजू में ना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की सब के साथ बनेगी। सेंट्रल एशिया में एक ही कंट्री ऐसी है जिसकी बॉर्डर सारे दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बनती है, इट इज उज्बेकिस्तान। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओनली सेंट्रल एशियन कंट्री टू हैव बॉर्डर्स विथ ऑल सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इट इज उज्बेकिस्तान। क्योंकि पहले पूछा गया था रिवर्स के रिलेटेड, जो हमारी इंडस वाटर रिवर है उसके साथ ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि ऐसी रिवर जो दूसरी और 4 रिवर के साथ बन के जुड़ती है और जुड़ के बनती है। वैसे ही ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कंट्रीज जो बाकी सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाती है, तो उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये बीच में आएगा यू, के यू टी, टी यू के, कैसे भी आप याद रखिए, बस हाँ ये पिक्चर आपके मन में बस जानी चाहिए सेंट्रल एशिया के लिए। हमने ईस्ट एशिया के लिए भी बात कर ली है, ठीक है, ईस्ट एशिया के लिए हमारा क्या था, एम एल वी टी सी, और ऐसे ऐसे उसकी बॉर्डर बनती है, यहाँ पे भी है बनती है, ठीक है ना, ये सब आपको पता है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये सेंट्रल एशिया वाला याद रख लेना, ठीक है, वो हमने 50 बार बनाया तो वो आपको याद ही होगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप, अपने डाउट और आंसर के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आंसर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, इवन मेंस का भी कीजिएगा। इतना सुनने के लिए शुक्रिया, जय हिंद।